हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इनकी कुछ हैबिट्स, हैबिटेट्स और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको हेल्प करेंगी एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। नाउ अगर हम बात करें तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब एंजियोस्पर्म्स होते हैं और इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। इन प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। इनके अंदर रूट्स होती हैं, इनके अंदर स्टैम्स होते हैं, इनके अंदर लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। ये सारे के सारे पार्ट्स सब एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर आपको मिलेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो किस तरीके के प्लांट्स हैं। अगर आप देखेंगे ये जो एक डायग्राम है इसमें सारी चीज़ों को दिखाया गया है, राइट। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपने ऑर्गन्स को मॉडिफाई करते हैं, और कुछ प्लांट्स के अंदर जब ये मॉडिफिकेशन होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि ये अपने एनवायरनमेंट के साथ अपना अडेप्टेशन करना चाहते हैं। इसका मतलब अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को मैच करना चाहते हैं, उन कैपेबिलिटीज़ को ये डेवलप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ एनवायरनमेंट से स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स के अंदर जहाँ ये ग्रो हो रहे हैं ये अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ। अब ये एनिमल्स की तरह तो होते नहीं हैं कि जहाँ मूव कर सकते हैं, अगर इनका एडवर्स कंडीशन आ गई तो ये मूव कर जाएंगे। ये तो प्लांट्स हैं, एक बार ये जिस सॉइल के अंदर चले गए ये उनको वहीं पर ही ग्रो होना पड़ेगा। तो इसीलिए अब इनके अंदर बिकॉज मूवमेंट नहीं होगा तो ये क्या करते हैं कि ये अपने अंदर के जो जो इनके पार्ट्स होते हैं, इनके ऑर्गन्स होते हैं, उनको ये मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि ये अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर पाएँ। ओके, तो क्या अडेप्टेशंस होते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब ये जो मॉडिफिकेशंस होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं फूड को स्टोर करने में, वाटर को स्टोर करने में। अब इसके एग्जांपल्स हैं लाइक कैरेट, पटैटो, राइट। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं उनसे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे जो रोजेज़ होते हैं उनके अंदर आपको कांटे दिखाई देंगे, तो वो हेल्प करते हैं कि जो हर्बीवोर्स हैं वो उनको ना खाएं। इसके अलावा जैसे पी जैसे जो प्लांट्स होते हैं, जैसे मटर होती है, उसमें टेंड्रिल्स बन जाते हैं और वो टेंड्रिल्स क्या करते हैं, क्लाइंबिंग एंड सपोर्ट में हेल्प करते हैं बिकॉज इनके जो स्टेम होते हैं वो वीक होते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शंस होती हैं वो अलग अलग हैबिटेट्स में होती हैं। वो डेजर्ट्स में भी हो सकती हैं, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में भी हो सकती हैं। वहाँ पर ये इनको अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं। और इनके साथ सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिखाते हैं, यानी दे एग्जिबिट वेरी हाई मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको अलग अलग तरीके के प्लांट्स मिलेंगे, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स मिलेंगे, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स मिलेंगे। इवन जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स से लेके और बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ मिलेंगे। तो ये सारी जो डाइवर्सिटी है ये मॉर्फोलॉजिकली, यानी बाहर से फिजिकल डाइवर्सिटी जो है, जो हम देख के पता लगा सकते हैं, वो डाइवर्सिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और हर कोई फ्लावरिंग प्लांट वो यूजुअली दो मेजर सिस्टम्स उसके अंदर होते हैं। एक होता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या होता है, ओवरग्राउंड पार्ट होता है, यानी ऐसा पार्ट जो कि ग्राउंड के ऊपर आता है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और बर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो भी हैं जो कि ओवरग्राउंड पोर्शन में आपको दिखाई देती हैं किसी भी प्लांट के अंदर, उसको हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं। और एक होता है रूट सिस्टम जो कि अंडरग्राउंड पार्ट होता है। इसके अंदर आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स आती हैं। ओके, तो बेसिकली इसमें रूट्स काफ़ी हद तक डेवलप होती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो रूट्स एक लेटेस्ट एडिशन है प्लांट्स के अंदर। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो 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 शुरू के प्लांट्स होते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स वगैरह होते हैं, वो रूटलेट्स, उनके अंदर वो रूटलेस प्लांट्स होते हैं। उनके अंदर जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल डेवलप नहीं होती हैं और वो रूटलेस प्लांट्स होते हैं। ऑलराइट, तो रूट्स बाद में डेवलप हुई हैं इवोल्यूशन में। सो अगर हम इनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, इनको क्लासीफाई करना चाहते हैं और इनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हमको कुछ चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। हमें कुछ स्टैंडर्ड बॉटनिकल टर्म्स का पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म किस चीज़ को डिनोट करती है, राइट। तभी हम एक ग्लोबली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। इसके अलावा हमको प्लांट के पार्ट्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो वही हो। कभी कभी हमको लगता है कि ये स्टेम नहीं है लेकिन वो स्टेम निकलता है। कभी कभी हमको लगता है कि ये रूट नहीं है लेकिन रूट है, लेकिन वो रूट नहीं होती है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि रूट की डेफिनेशन क्या है, क्या वो पार्ट उस डेफिनेशन के अंदर आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो वो रूट है, अदरवाइज़ वो रूट नहीं है। तो ये तो है मॉर्फोलॉजिकली। या अगर हम उसको थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करना चाहते हैं तो फिर हमें उसके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, वो हम लोग हिस्टोलॉजी में देखेंगे।
इसके अलावा हमको ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं उनके मॉडिफिकेशंस क्या हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं पोटैटो की, तो पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है, लेकिन अंडरग्राउंड पार्ट है लेकिन होता वो स्टेम है, राइट, या रूट होती है। तो ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये आपको पता होने चाहिए कि कौन सा जो चीज़ है वो एक्चुअली में क्या है, क्या वो दिख रहा है, क्या वो चीज़ है, वो उसने किस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई की हुई है। तो ये सारी बातों को हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। तो इसमें आपको, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको मिस मत कीजिए, बिकॉज़ ये लगता ईज़ी है लेकिन इसके अंदर इतनी सारी टर्म्स आपको मिलेंगी कि कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये टर्म हमने पढ़ी हुई है, लेकिन क्या है, वो चीज़ आपको दोबारा से रिवीजन करने में हेल्प करेगी या लर्न करने में हेल्प करेगी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हैबिटेट्स के बारे में। हैबिटेट्स हम किसको बोलते हैं? हैबिटेट का मतलब होता है कि कोई भी वो नेचुरल प्लेस जहाँ पर प्लांट लिव करता है और ग्रो करता है, यानी वो वहाँ पर रहता है और वो ग्रो करता है, उसका अपना नेचुरल एनवायरनमेंट, दैट इज़ नोन एज इट्स हैबिटेट। अब हर एक हैबिटेट के अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, राइट। कुछ हैबिटेट्स ऐसे होते हैं जो गर्म होते हैं, कुछ हैबिटेट्स ऐसे होते हैं जो ठंडे होते हैं, कुछ हैबिटेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी होता है, कुछ हैबिटेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लैंड होती है, राइट। तो हर एक हैबिटेट के अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पर। अब क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है कि जो हमारा एक एनुअल वेदर वेदर पैटर्न होता है, यानी हर साल किस तरीके से वेदर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द मंथ्स, अकॉर्डिंग टू द जो आपके कंडीशंस होती हैं एनवायरनमेंट की, उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे क्या रेनफॉल है, क्या टेम्परेचर है, क्या सनलाइट है, क्या विंड है। तो ये जो एवरेज रेनफॉल कितना है, एवरेज टेम्परेचर कितना है, एवरेज सनलाइट कितनी है, एवरेज विंड कितनी है, ये सारी चीज़ें एनुअल जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्लाइमेट। ओके, उसके अलावा सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वहाँ का उस सॉइल के अंदर कितना वाटर है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो वो चीज़ भी डिपेंड करती है उस हैबिटेट को बनाने में। तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को उस अडेप्टेशन में, यानी उसको उस उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हैबिटेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं हैबिटेट्स की, तो पहले हम देखेंगे एक्वेटिक हैबिटेट को। एक्वेटिक हैबिटेट का, एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर, एक्वा का मतलब वाटर है। तो एक्वेटिक हैबिटेट में क्या है, वो प्लांट्स आते हैं जो कि वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। ये सारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक्वेटिक फ्लोरा, यानी एक टर्म दी गई है उन प्लांट्स को जो कि वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, लिव या वो रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक फ्लोरा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, ब्लैटरवर्ट हो गया, डकवीड हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और यहाँ पर ये आपके आपके रेफरेंस के लिए ये कुछ ओरिजिनल पिक्चर्स दी गई हैं। अब दूसरा हैबिटेट आता है मॉइस्ट और मार्शी हैबिटेट। इसका मतलब ये जो हैबिटेट है ये वाटर बॉडीज़ के पास होते हैं, और यहाँ पर वो प्लांट्स ग्रो करते हैं जो कि मॉइस्चर लविंग प्लांट्स होते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जो कि मॉइस्चर को बहुत पसंद करते हैं या उनकी ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, वो प्लांट्स यहाँ पर ग्रो करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रासेस, फर्न एंड मॉसेस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर जो लोग गार्डन वगैरह में जाते हैं या जिनके घर के आगे लॉन्स हैं और जहाँ पर ग्रास बिछी हुई है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ग्रासेस को यूजुअली सुबह या शाम पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी का छिड़काव किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है। बड़े बड़े गार्डन्स में स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं ऑटोमेटिकली, वो एक टाइम पर वो स्प्रिंकल करते हैं पूरे के पूरे एरिया को। क्यों? क्योंकि ग्रासेस को मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से फर्न्स हो गए या मॉसेस हो गए, ये भी ऐसी जगह पर आपको मिलेंगे जहाँ पर मॉइस्चर होगा या फिर मार्शी प्लेसेस होंगी। ओके, अब तीसरा हैबिटेट होता है सैलाइन हैबिटेट। सैलाइन का मतलब होता है जहाँ पर जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ सॉल्टी वाटर होता है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो सॉल्टी कंडीशंस के अंदर ग्रो करते हैं, जैसे सॉल्ट लेक्स हो गए, सी कोस्ट हो गए, या फिर अगर जो मड है या जो सॉइल है उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं हेलोफाइट्स। इनके लिए ये टर्म है हेलोफाइट्स। इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैंग्रोव्स। ओके, सो मैंग्रोव्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेलोफाइट्स हैं, और यहाँ पर इनके अंदर एरियल रूट्स होती हैं, और इन एरियल रूट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स।
ये न्यूमेटोफोर्स बेसिकली एनवायरनमेंट से या एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये इस प्लांट को सप्लाई करते हैं। बिकॉज इनका जो नीचे का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, उसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन डिसोल्यूशन इतना नहीं होता और उस वजह से ये ऑक्सीजन को जो सबमर्ज रूट्स होती हैं वो ऑक्सीजन को नहीं ले पाती। तो इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर ये अडेप्टेशन है, जहाँ पर ये एरियल रूट्स बनती हैं और ये रूट्स नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। राइट, ये ऊपर यानी कि जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट जाती हैं। आप जानते हैं कि रूट्स ग्रेविटी के साथ चलती हैं, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, लेकिन यहाँ पर न्यूमेटोफोर्स में ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। तो ये एक अडेप्टेशन है। इसके अलावा आता है डेजर्ट हैबिटेट, यानी वो एरिया जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो ये हॉट डेजर्ट्स होते हैं। इसके अलावा कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे लेह लद्दाख इंडिया के अंदर वो एरियाज़ हैं जो कोल्ड डेजर्ट माने जाते हैं, जहाँ पर सॉइल बहुत ड्राई होती है। अब इसमें जो प्लांट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स, जो कि इस तरीके के हॉट डेजर्ट्स के अंदर होते हैं। यहाँ पर जो ये प्लांट्स होते हैं ये वाटर को स्टोर करते हैं और उससे क्या होता है कि जो वाटर लॉस है उसका उसका रिडक्शन होता है। जैसे कैक्टस, अब कैक्टस के अंदर एक मॉडिफिकेशन होता है, जो उसकी लीफ होती है वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती है। तो उससे क्या होगा, एक तो ट्रांसपिरेशन रेट बिल्कुल रिड्यूस हो गया, राइट, क्योंकि स्टोमेटा रहेंगे ही नहीं वहाँ पर। दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन होगा। अब वो जो जो स्टेम है, स्टेम के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है, तो जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं उन एनिमल से जो उसको खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थॉर्न्स इतने ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके के ये मॉडिफिकेशंस हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैक्टस है और कैक्टस के अंदर इतने सारे यहाँ पर थॉर्न्स लगे हुए हैं। फिर आता है एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर। एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर वीड्स आ जाती हैं जो डिफरेंट सीजन में अपीयर होती हैं। अब यूजुअली क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड को प्रिपेयर किया जाता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। उसमें अगर जो भी क्रॉप होती है उसके अकॉर्डिंग सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, उसके अंदर वो फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं और वो सीड्स को डाला जाता है। और किसानों की जो फार्मर्स होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि वहाँ पर वो ही क्रॉप आए, वो ही प्लांट्स आएँ जिनको वो ग्रो करना चाहते हैं, वो डिज़ायरेबल प्लांट्स हैं। लेकिन कभी कभी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं जिनको हम लोग वीड्स बोलते हैं। अब एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वीट है और इस वीट के अंदर ये ग्रीन कलर की वीड आप देख सकते हैं, ये ग्रो हो गई है, जो कि अनवांटेड है, जिसका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है और जो सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी सॉइल है उसको ख़राब करेगी। क्योंकि दो तरीके से, एक तो वो न्यूट्रिशन लेगी और वो न्यूट्रिशन जो इन हमारी वीड्स को जाना चाहिए वो ये ले लेगी। दूसरा क्या है कि वो इनको प्लांट्स के साथ compete करेगी। ओके, तो वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए वीड्स को हटाया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस तरीके के ये, लेकिन ये जो है ये वीड ये होगी एग्रीकल्चर फील्ड में ही। आप इसको फॉरेस्ट में देखेंगे तो वहाँ दूसरे तरीके की वीड्स आपको मिल जाएंगी। आप डेजर्ट में देखेंगे, हो सकता है वहाँ पर दूसरे तरीके की वीड्स मिल जाएँ, लेकिन ये स्पेसिफिक वीड जो है ये यहाँ पर वीट के साथ मिलेगी। तो इस तरीके से इसने अपने अब इसका हैबिटेट जो है वो है एग्रीकल्चर फील्ड है जहाँ पर वीट की पैदावार हो रही है, ओके, ग्रोथ हो रही है। तो इस तरीके से ये एग्रीकल्चर फील्ड में ये वीड्स अपीयर डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे प्लांट्स की हैबिट्स के बारे में। अभी तक हम बात कर रहे थे हैबिटेट के बारे में। तो हैबिट्स का क्या मतलब होता है, समझ लीजिए। हैबिट्स का मतलब होता है प्लांट की जनरल अपीयरेंस कैसी है, उसका ग्रोथ पैटर्न कैसा है, उसकी हाइट, स्टेम, नेचर, लाइफ स्पैन, उसका मोड ऑफ ग्रोथ है, ये सब क्या है। जब ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, हम बोलते हैं कि हम प्लांट्स की हैबिट्स को स्टडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक प्लांट की अलग अलग हैबिट्स होती हैं और वो यूनिक हैबिट्स होती हैं या वो स्पेसिफिक हैबिट्स होती हैं। अब देखिए, ये है टेरेस्ट्रियल इरेक्ट प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो अपराइट ग्रो करते हैं, सीधे ग्रो करते हैं, उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। उनके स्टेम्स इतने ज़्यादा मैकेनिकली मजबूत होते हैं, ओके, ट्रंक्स हम उनको बोलते हैं। अब इनमें आता है जैसे हर्ब्स। ट्रंक्स जो बोलते हैं हम लोग ट्रीज़ के जो बड़े बड़े स्टेम्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, जो मेन स्टेम होते हैं, ओके। हर्ब्स हो गई। अब हर्ब्स क्या होते हैं, ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम सॉफ्ट स्टेम होते हैं, राइट। इनकी जो हाइट होती है वो कुछ मिलीमीटर से कुछ मीटर तक ही जा सकती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकते क्योंकि स्टेम उतना सपोर्ट करेगा नहीं, उस वो इतना मैकेनिकली सपोर्ट इसको कर नहीं पाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डकवीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, रेडिश हो गया, सनफ्लावर हो गया, जिंजर हो गया, कैना हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मस्टर्ड है। ये आप देखेंगे 1-1.5 मीटर तक ये ग्रो करती है, छोटा प्लांट होता है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट होता नहीं है। और जब इसके फूल आते हैं तो पूरा का पूरा खेत होता है वो येलो हो जाता है। ये डकवीड है, ये वाटर में ग्रो करती है।
अब आप देख सकते हैं कि ये कितना छोटा है प्लांट है ये, हाथ में भी नहीं आ रहा है, और हाथ में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स आ रहे हैं हाथ में, तो ये डकवीड हो गया। फिर आते हैं श्रब्स। अब श्रब्स क्या होते हैं, ये मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं, और इनके जो स्टेम होते हैं वो हार्ड और वुडी होते हैं, यानी थोड़े से हार्ड होते हैं, और वो वुड वुड हो जाती है उनके अंदर, ओके, लकड़ी जैसे हो जाते हैं वो। ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं, और इनकी अपीयरेंस बुशी होती है, झाड़ी की तरह इनकी अपीयरेंस होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे चाइना रोज़ हो गया, गार्डन क्रोटॉन हो गया, नाइट जैस्मिन हो गया, या डोरेंटा हो गया। तो आप देख सकते हैं ये डोरेंटा का हैज है। आपने जब देखे होंगे, जैसे आप किसी गार्डन वगैरह में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो हैज बनती है, वो हैज इन प्लांट्स की बनती है, उसको डोरेंटा की बोलते हैं, वो डोरेंटा हैज होती है, ओके। और फिर आते हैं हमारे ट्रीज़। अब ट्रीज़ तो आप सब जानते हैं कि ये टॉल प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ही डिस्टिंक्ट क्लियर हार्ड एंड वुडी स्टेम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर ब्रांच्ड, और उनमें से कुछ अनब्रांच्ड होते हैं, जैसे पाम हो गया या फिर कोकोनट का ट्री हो गया, इनके अंदर ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगी। इनके अलग अलग शेप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कॉनिकल या पैरामिडल शेप होती है, जैसे कि एक एग्जांपल है कैज्यूरिना। आप देख सकते हैं कि कैज्यूरिना की जो शेप है वो थोड़ा सा पैरामिडल है या कॉनिकल है, या फिर डोम शेप्ड हो सकते हैं, जैसे कि बनियान ट्री, जिसको हम लोग बरगद का पेड़ बोलते हैं। ये देखिए आप, ये थोड़ा सा डोम शेप्ड है। तो इस तरीके से इनकी शेप्स भी अलग अलग हो सकती हैं। फिर अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ डेफिनेशंस की जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम आगे जब बढ़ेंगे बॉटनी में तो आप ये सारी चीज़ें हमारी फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी। जो वीक स्टेम प्लांट्स होते हैं, उनके जो स्टेम्स होते हैं वो बेहद सॉफ्ट होते हैं, और वो अपने आप इरेक्ट नहीं हो पाते, खड़े नहीं हो पाते, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसमें एक क्लासिफिकेशन आता है क्रीपर्स का। क्रीपर्स हम उन प्लांट्स को बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड सरफेस पर क्रीप करते हैं। क्रीप का मतलब है रेंगना, राइट। वो खड़े नहीं हो सकते, वो बस ग्राउंड पे चलते रहेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है वुड सोरेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वुड सोरेल है। यहाँ पर जो स्टेम है ये ग्राउंड पर ही स्प्रेडिड हो रहे हैं, ये सीधे खड़ा नहीं हो सकता, और यहाँ पर जो रूट्स हैं वो नोड से निकल रही हैं, और ये नोड वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जहाँ पर आपकी लीव्स निकलती हैं। यहाँ पर रूट्स भी इन नोड से निकल रही हैं। फिर आते हैं हमारे ट्वाइनर्स। ट्वाइनर्स क्या होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो किसी स्टेम के चारों तरफ ट्वाइन करती है सपोर्ट के लिए। इसका एग्जाम्पल है फ्रेंच बीन, रेलवे क्रीपर, रंगून क्रीपर, क्लिटोरिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टेम है और ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के चारों तरफ ये ट्वाइन कर रही है, और ये इसकी हेल्प ले रही है खड़े होने के लिए, ओके। इनको हम लोग बोलते हैं ट्वाइनर, और ये ट्वाइनिंग स्टेम है। फिर आते हैं क्लाइंबर्स। अब जो क्लाइंबर्स होते हैं वो जो नेबरिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ उनके साथ ये ऑब्जेक्ट करते हैं, और उनके कुछ स्पेशल डिवाइसेस होते हैं, उन नेबरिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ ये क्लाइंब करते हैं। वो बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, दे कैन ग्रो एक्सेप्शनली लॉन्ग। इसका एक एग्जाम्पल है रतन केन, जो कि 180 मीटर की हाइट तक पहुँच सकता है। तो यहाँ देखिए ये आपका सपोर्ट है, ये, और ये जो सपोर्ट है, मैं थोड़ा सा इसको एरो को यहाँ ले लेता हूँ, यस, दिस इज़ द सपोर्ट। और यहाँ पर ये जो टेंड्रिल्स हैं ये इसके चारों तरफ इसको सपोर्ट के साथ जा रहे हैं, और ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। ये स्पेशल डिवाइसेस जो हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम लोग टेंड्रिल बोलते हैं यहाँ पर, ये इसके साथ आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से जकड़े हुए हैं सपोर्ट को, और तब ये ऊपर धीरे 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 जा रहा है। तो इनको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर्स, इनका काम है क्लाइंब करना, ओके। बट एक बात आपको रिमेंबर कर रखनी है, याद रखनी है कि ऑल ट्वाइनर्स आर क्लाइंबर्स। जितने भी ये ट्वाइनर्स हैं ये सारे के सारे क्लाइंबर्स होते हैं, बट उल्टा सही नहीं है, नॉट ऑल क्लाइंबर्स आर ट्वाइनर्स। सारे के सारे क्लाइंबर्स ट्वाइनर्स नहीं होते। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको याद रखनी है। अब एक होते हैं लियंस या लायंस, हम इनको बोलते हैं। ये होते हैं लॉन्ग वुडी क्लाइंबर्स, यानी ऐसे क्लाइंबर्स जो कि बहुत लंबे होते हैं और वुडी होते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो वुड उसके अंदर वुड कैरेक्टर होता है। ये सॉइल में रूट होते हैं, लेकिन ये ट्री के ऊपर क्लाइंब करते हैं ताकि ये बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ में या फॉरेस्ट में कैनोपी तक पहुंच जाए। अब कैनोपी क्या होती है, आप देखिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट होता है उसके सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग कैनोपी बोलते हैं, राइट। कोई भी फॉरेस्ट आप देख लीजिए, कोई यूट्यूब वगैरह में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि एरियल व्यू ऑफ फॉरेस्ट, जब आप एरियल व्यू ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे तो ऊपर आपको जो भी ग्रीन पोर्शन दिखाई देगा दैट इज़ नोन एज कैनोपी, ऑलराइट। ये होती है लगभग 20 से 50 मीटर तक, और ये सबसे ज़्यादा सनलाइट इसी को रिसीव होती है, ओके। अब ये कैनोपी इतनी ज़्यादा होती है कि जो इसके नीचे के जो अंडर प्लांट्स होते हैं, जिसको हम लोग अंडर स्टोरी बोलते हैं,
ये अंडर स्टोरी वो प्लांट्स होते हैं जो 5 से 20 मीटर तक ही ऊपर तक जा सकते हैं, यानी ये कैनोपी के ऊपर नहीं जा सकते। जो सबसे ऊंचे प्लांट्स होते हैं वो, या ट्रीज़ होते हैं, वो कैनोपी बनाते हैं। उसके नीचे वाले प्लांट्स होते हैं ये शेडेड लेयर में ग्रो करते हैं, ये स्मॉल ट्रीज़ होते हैं या स्मॉल प्लांट्स होते हैं। ओके, उसके अलावा फिर और छोटे प्लांट्स होते हैं वो फॉरेस्ट फ्लोर बनाते हैं, ये यूजुअली 0 से 5 मीटर तक की हाइट के होते हैं। ये डार्क होते हैं, ह्यूमिड होते हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर में बहुत रिच होते हैं। तो इस तरीके से एक फॉरेस्ट के अंदर ये लेयर्ड प्लांटेशन होता है, किसी भी फॉरेस्ट के अंदर ये नेचुरली ग्रो करता है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं लियन के बारे में। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनका वुडी स्टेम होता है और साथ में ये रूट जो होती है उनकी ग्राउंड के अंदर होती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये पर्टिकुलर प्लांट में ये सॉइल के अंदर रूटेड है और ये जो होस्ट ट्री है इसके चारों तरफ घूम घूम के ये कैनोपी तक पहुँच रहा है ताकि इसको सनलाइट मिले। ओके, तो ये बेसिकली सनलाइट को लेना चाहते हैं और इसीलिए ये बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये लियंस होते हैं उनकी जो रूट्स हैं वो बेसिकली नीचे तक जाएंगी और ये सिंपली वाइंड करते रहते हैं, एक उसके चारों तरफ घूम घूम के ऊपर तक चढ़ते रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं रतन पाम्स, वुडी ग्रेप वाइन्स, एंटाडा स्पीशीज़, बहुत ही जायंट लियंस होते हैं ये, और बोहिनिया स्पीशीज़। तो ये देख सकते हैं आप, एंटेडा है और देखिए ये कितने बड़े हैं। इनका आप देख सकते हैं कि ये रूट के अंदर ये स्ट्रक्चर्ड हैं और फिर भी ये सपोर्ट लेके ये घूम रहे हैं, एक प्लांट की सपोर्ट लेके, साइड वाले प्लांट की सपोर्ट लेके उसके ऊपर तक ये जा रहे हैं। तो ये बहुत ही जायंट होते हैं, राइट। ये देख सकते हैं आप इसको। और ये है बोहिनिया स्पीशीज़ जिसको हम लोग मंकी लैडर भी बोलते हैं। तो ये मंकी लैडर है, यहाँ पर ये प्लांट की सपोर्ट लेके ऊपर कैनोपी तक पहुँच जाता है। और ये हो गया आपका वुडी ग्रेप वाइन्स। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रेप वाइन्स हैं और ये वुडी कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर, स्टेम के अंदर इनको भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे रूटलेट क्लाइंबर्स के बारे में। अब रूटलेट क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी एडवेंटिशियस रूट्स, जिनको हम लोग क्लिंगिंग रूट्स बोलते हैं या रूटलेट्स बोलते हैं, वो, और जो स्टेम के नोड्स या इंटरनोड से निकलती हैं। तो वो रूट्स जो कि स्टेम के नोड्स या इंटरनोड से निकलती हैं, जो कि आपके रेडिकल से नहीं निकलती सीड के, उनको हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। और ये एडवेंटिशियस रूट्स की हेल्प से ये क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो रूट है उसका मेन पर्पस जो है, ये एडवेंटिशियस रूट्स आप देखिए, ये निकल रही हैं एडवेंटिशियस रूट्स, नोड से निकल रही हैं ये स्टेम के, और ये अटैच कर रही हैं फर्मली सपोर्ट को। ओके, अब इनका रूट्स का जो मेन फंक्शन है वो अटैचमेंट होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन तो इनकी मेन रूट्स करेंगी नीचे से, लेकिन एडवेंटिशियस रूट्स का काम क्या है? उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। ऑलराइट, तो इनको हम लोग बोलते हैं रूटलेट क्लाइंबर्स। अब ये जो रूट्स होती हैं इनमें कुछ एडेसिव डिस्क भी बन सकती हैं, ये क्लॉ लाइक भी हो सकती हैं, या फिर इनके अंदर सिक्रीशन भी हो सकता है। तो आप देखिए ये एडेसिव डिस्क है, ये देख सकते हैं आप, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है रूट के अंदर, ये चिपक जाती है और ये सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाती है। तो अगर सरफेस हार्ड है, जहाँ ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती, वहाँ पर ये स्टिक कर जाएंगी। इसका एक एग्जाम्पल है आईवी। ऑलराइट, इसके अलावा ये क्लॉ लाइक होल्ड फास्ट हैं। आप देख सकते हैं ये क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये ट्री के अंदर इन्होंने अपने आप को हल्का सा पेनिट्रेट कर लिया जिससे कि ये इसको अच्छे से सपोर्ट ले पाएँ। तो यहाँ आप ये ग्रिप देखिए इनकी, बहुत ही ज़्यादा इनकी मजबूत ग्रिप हो जाती है यहाँ पर, और ये इर्रेगुलर सरफेसेस के ऊपर ये यूजुअली मिलेंगे आपको। इसका एग्जाम्पल है क्लाइंबिंग फिग, जिसका है फाइकस फ्यूमिला। ओके, अब कुछ ऐसे रूटलेट क्लाइंबर्स होते हैं जो कि स्टिकी सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं और जो हेल्प करते हैं अटैच करने में बहुत फर्मली। अब यहाँ देखिए कि ये स्टिकी सब्सटेंस है और यहाँ पर ये जो रूट्स हैं ये सिक्रीट कर रही हैं स्टिकी सब्सटेंस को और उनको फर्मली अटैच कर रही हैं, जैसे कि एरेसी क्लाइंबर्स हैं। एरेसी क्लाइंबर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के ये सिक्रीशंस निकलते हैं। ओके, नाउ ये जो रूट्स होती हैं वो मेनली सर्व करती हैं अटैचमेंट के लिए, और एब्जॉर्प्शन तो इनका कोई पर्पज़ नहीं होता। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे बीटल लॉन्ग पेपर हो गया, आईवी मैंने आपको बता ही दिया, मनी प्लांट, पोथोस जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, या इंडियन आईवी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि रूटलेट क्लाइंबर्स होते हैं। अब होते हैं हुक क्लाइंबर्स। अब हुक क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली हुक लाइक स्ट्रक्चर से क्लाइंब करते हैं।
राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लाइंबिंग तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये टेंड्रिल जो है वो हुक की तरह यूज़ हो रहा है, तो ये हुक टिप है। ऑलराइट। अब ये मॉडिफाइड फ्लावर स्टाक्स हो सकते हैं, थॉर्न्स हो सकते हैं, प्रिकल्स हो सकते हैं, या स्पेशलाइज्ड हुक ऑर्गन्स हो सकते हैं। इसका कुछ एग्जांपल है जैसे ग्लोरी ऑफ द गार्डन, तो ये ग्लोरी ऑफ द गार्डन है, बहुत अच्छा है, इसका ब्यूटीफुल फ्लावर होता है। ऑलराइट। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये मॉडिफाइड फ्लावर स्टाक्स हैं, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे पैशन फ्लावर, पैसीफ्लोरा है ये। यहाँ पर जो फ्लावर का स्टाक होता है वो मॉडिफाई हो जाता है कॉइलिंग टेंडल में, और वो उसकी जो टिप्स होती हैं वो हुक टिप्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से वो सपोर्ट लेता है। फिर ये थॉर्न्स हैं, ये बोगनविलिया एक एग्जाम्पल है, ये बहुत कॉमन प्लांट है। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही कलरफुल ये प्लांट्स मिलते हैं, कोई येलो कलर का होता है, कोई ऑरेंज कलर का होता है, कोई पिंक कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। तो यहाँ पर इनके जो थॉर्न्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इसको सपोर्ट को होल्ड करने में और कैच करने में। ऑलराइट। उसके अलावा प्रिकल्स, प्रिकल्स होते हैं जो बिल्कुल, जो बहुत छोटे थॉर्न्स होते हैं, उनको हम लोग प्रिकल्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे ब्लैकबेरी, तो ये स्मॉल होते हैं, इनके हार्ड प्रोजेक्शंस होते हैं और जो ये सपोर्ट पे हुक कर लेते हैं। फिर कुछ स्पेशलाइज्ड हुक ऑर्गन्स होते हैं जैसे कैट्स क्लॉ वाइन एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। इसमें जो लीव्स होती हैं ये मॉडिफाई हो जाती हैं हुक्ड स्ट्रक्चर में क्लाइंबिंग करने के लिए। तो इनको, ये जो इस तरीके के प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हुक क्लाइंबर्स। क्लियर हो गया ये। फिर आते हैं टेंड्रिल क्लाइंबर्स। अब ये क्या होता है, ये टेंड्रिल्स स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि बहुत स्लैंडर थ्रेड लाइक सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, जो किसी सपोर्ट के चारों तरफ कॉइल करते हैं, कॉइलिंग करते हैं, उस तरीके से ये उसको होल्ड करके रखते हैं जब भी ये उसके कांटेक्ट में आते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेंड्रिल है, ये बहुत ही सेंसिटिव और थ्रेड लाइक क्लाइंबिंग ऑर्गन होता है, इसके सपोर्ट के चारों तरफ उसने कॉइल कर लिया है। ओके। इसमें आते हैं शूट टेंड्रिल्स, जो कि स्टेम या एक्सिलरी बर्ड से निकलते हैं। तो ये देखिए स्टेम टेंड्रिल्स हैं या शूट टेंड्रिल्स हैं। यहाँ पर क्या है, टेंड्रिल्स जो हैं वो एक्सिलरी बर्ड से निकल रहे हैं, वो भी अपोजिट लीफ की। इसके एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन, जो वाइटिस विनीफेरा होता है, वो इसका एक एग्जाम्पल होता है। फिर आते हैं लीफ टेंड्रिल्स। अब लीफ टेंड्रिल्स में क्या होता है कि जो पूरी लीफ होती है या उसका पार्ट होता है वो टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा, इसमें जो टिप है लीफ की वो टेंड्रिल बन गई, वो मॉडिफाई हो गई टेंड्रिल में। ओके। फिर आते हैं लीफलेट टेंड्रिल। वो क्या होते हैं, इसमें वन या ज़्यादा, वन और मोर लीफलेट वो टेंड्रिल्स बन जाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लीफलेट्स हैं और ये धीरे धीरे टेंड्रिल में चेंज हो गई। इसका एग्जाम्पल है पी। ओके। और फिर आते हैं स्टिपुलर टेंड्रिल्स, जो कि इसमें स्टिप्यूल्स जो होते हैं वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है स्माइलैक्स। तो यहाँ पर जो स्टिप्यूल्स हैं वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। अब हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम प्लांट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में अक्सर ये टर्म्स पूछ ली जाती हैं। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स आप जानते हैं किसको बोलते हैं, बेसिकली ये क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इसके बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे मैंगो, पी, वीट, मस्टर्ड या कोई भी ग्रीन प्लांट अगर हम लेते हैं। फिर आते हैं टोटल पैरासाइट्स, इनको हम लोग बोलते हैं होलो पैरासाइट्स। क्या होता है कि इनके अंदर जो स्टैम्स होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं। ओके। ये जो पैरासाइट्स होते हैं, और ये 100% यानी कंप्लीटली डिपेंड करते हैं होस्ट के ऊपर, खाने के लिए, पानी के लिए, मिनरल्स के लिए। इसका बहुत एग्जाम्पल अच्छा है कस्क्यूटा, जिसको हम लोग अमर बेल बोलते हैं या डोडर प्लांट बोलते हैं। ओके। फिर होते हैं पार्शियल पैरासाइट्स। अब पार्शियल पैरासाइट्स को हम लोग बोलते हैं हैमी पैरासाइट्स। ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि ग्रीन होते हैं, यानी ये अपना फोटोसिंथेटिक तो होते हैं, लेकिन फिर भी वाटर या मिनरल के लिए इनको होस्ट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं विस्कम या लॉरेंथस। ओके। फिर आते हैं सैप्रोफिटिक प्लांट्स। सैप्रोफिटिक प्लांट्स जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो होते हैं फंजाई। जितने भी फंजाई होते हैं वो सारे के सारे सैप्रोफाइट्स होते हैं। ये जो अपना न्यूट्रिएंट्स होता है ये इनडायरेक्टली डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं थ्रू फंगल एसोसिएशन। अब ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वहाँ तक ये अपने पार्ट्स को लेके जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर ये एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं और उसको डिज़ोल्व करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और फिर वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके के जो कंडीशंस होती है न्यूट्रिशन की, उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक कंडीशंस या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
इसका एग्जाम्पल क्या है? मोनोट्रोप, जो कि इंडियन पाइप बोलते हैं। इनको हम लोग सैप्रोफिटिक प्लांट्स को बोलते हैं माइको हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए ये आपको अक्सर वाइट या ऐसे कलरलेस मिलेंगे। फिर आते हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मतलब सॉरी मैं यहाँ पर कलरलेस बोल रहा हूँ। कलरलेस मतलब कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो कि कलरफुल भी होते हैं बट नॉट ग्रीन, वो फोटोसिंथेटिक नहीं होंगे। इंसेक्टिवोरस में क्या होता है? कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक तो होते हैं लेकिन नाइट्रोजन डेफिशिएंट कंडीशंस के अंदर होते हैं। तो उस नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन तो डीएनए के अंदर भी मिलेगा आपको, राइट? नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स के अंदर भी मिलेगा। तो अगर नाइट्रोजन ही नहीं होगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, डीएनए नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो नाइट्रोजन को लेने के लिए ये क्या करते हैं, जो अपने अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं जहाँ पर ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स आते हैं, उस ऑर्गन के अंदर गिर जाते हैं या स्टिक हो जाते हैं, और फिर ये उसको, इंसेक्ट को डिज़ोल्व करके वहाँ से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं निपैंथीज, जिसको हम पिक्चर प्लांट बोलते हैं, ड्रोसेरा, जिसको हम संड्यू बोलते हैं, या यूट्रिकुलेरिया, जिसको हम लोग ब्लैडर बर्ड बोलते हैं। ओके, फिर आते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं जहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ एक दूसरे को बेनिफिट देते हुए रहते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल लाइकेंस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिसमें एक एल्गी है जो कि फोटोसिंथेटिक होता है और फंगस जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। तो जब ये एल्गी और फंगस, फंजाई आपस में एसोसिएशन बनाते हैं तो हम उनको बोलते हैं लाइकेंस। और यहाँ पर जो फंगस है वो इसको प्रोटेक्ट करता है, और जो एल्गी होती है वो खाना प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से दोनों का फ़ायदा ही है, विन विन सिचुएशन है। तो ये बेसिकली म्यूचुअलिज्म का क्लासिक एग्जाम्पल है। ऑलराइट, फिर आते हैं प्लांट्स विद सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो एक ये जो थे, ये तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स थे जो कि नाइट्रोजन को ले रहे थे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके, एनिमल को किल करके। लेकिन कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, वो माइक्रोब्स के साथ एसोसिएशन करते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेटिव प्लांट्स। इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो यूजुअली जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ स्पेसिफिक, वो उनको अपनी रूट्स के अंदर रखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है राइजोबियम। और इस तरीके के प्लांट्स होते हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली में होते हैं। जैसे पी, मटर होता है, उसके रूट्स में आपको देखने को मिलेंगे, मैं आगे और आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। तो उनके रूट्स के अंदर, नोड्यूल्स के अंदर ये राइजोबियम रहते हैं और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके वो नाइट्रोजन उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये एसोसिएशन जो होता है वो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली ये नाइट्रोजन के लिए होता है। ओके, फिर आते हैं एपीफाइट्स। अब एपीफाइट्स क्या होते हैं? ये नॉन पैरासिटिक होते हैं। सबसे पहले तो ये पैरासाइट्स नहीं होते हैं। ओके, बट और ये अपना प्रिपेयर, अपना खुद का खाना बनाते हैं। बट ये ग्रो क्यों करते हैं दूसरे प्लांट्स पर? क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए होती है। सो दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट ओनली। इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑर्किड्स और वेंडा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये उनकी कुछ डेफिनेशंस हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं और ये की पॉइंट्स हैं। आप इसको याद रखिए, एग्जामिनेशन में आपके काफ़ी काम आएगा। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।